भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 अक्सर सुनते हम इसके बारे में, लेकिन शायद पूरी तरह समझते नहीं। आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। जब भी बजट आता है या कोई फाइनेंस बिल आता है तो ये शब्द धन विधेयक या मनी बिल ये जरूर सुनाई देता है। जी। पर असल में ये है क्या और क्यों ये एक आम कानून से इतना अलग है? हमारे पास जो जानकारी है वो इसी अनुच्छेद 110 और इसके असर पर ही है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस जरूरी संवैधानिक व्यवस्था को समझें जो संसद के दोनों सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा, उनके बीच ये पैसों के मामले में शक्तियों का जो संतुलन है उसको तय करती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई किताबी परिभाषा नहीं है। इसका सीधा ताल्लुक इस बात से है कि देश का पैसा कैसे खर्च होगा, टैक्स कैसे लगेंगे और इन सब पर मतलब फाइनल कंट्रोल किसका होगा। हाँ, जैसा आपने कहा, ये लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों के बीच एक बहुत साफ लकीर खींचता है, खासकर फाइनेंस के मामलों में। अच्छा, और इसके ना कुछ दिलचस्प ऐतिहासिक जड़ें भी हैं। और जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, पिछले कुछ सालों में ये काफी विवादों में भी रहा है। हाँ, ये बात तो है। तो ये समझना जरूरी है कि आखिर क्यों एक सदन को फाइनेंशियल मैटर्स में इतनी ज्यादा पावर दी गई है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। अनुच्छेद 110 खुद ही बताता है कि धन विधेयक क्या होता है, कौन कौन सी बातें आती हैं इसमें। स्रोत तो साफ साफ बताते हैं जी। जैसे पहला है किसी टैक्स को लगाना, हटाना, बदलना या उसे रेगुलेट करना। जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स की दरें बदलनी है या जीएसटी में कोई बदलाव करना है। हाँ, और ये तो बहुत ही बेसिक बात है क्योंकि टैक्स से ही तो सरकार की कमाई होती है ना। बिल्कुल। फिर दूसरा आता है भारत सरकार जो पैसा उधार लेती है उसका रेगुलेशन, मतलब सरकार देश से या बाहर से कितना कर्ज ले सकती है, किन शर्तों पर ले सकती है, इसके नियम बनाना। और आजकल ये तो बहुत ही अहम मुद्दा है, सरकारी कर्ज का। बिल्कुल। फिर तीसरी बात है जो भारत की संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या फिर आकस्मिकता निधि, कंटिंजेंसी फंड, उसकी कस्टडी, उसमें पैसा जमा करना या उससे पैसा निकालना। अच्छा, आसान भाषा में मतलब देश का जो मेन खजाना है जहां सारा टैक्स वगैरह जमा होता है और जिससे खर्चे होते हैं। हाँ बिल्कुल वही। और एक इमरजेंसी फंड भी होता है, अचानक जरूरत पड़ने पर खर्च करने के लिए, कंटिंजेंसी फंड। ठीक है। और इसी से जुड़ी है चौथी बात भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, एप्रोप्रिएशन जिसे कहते हैं। एप्रोप्रिएशन मतलब सरकार के अलग अलग काम हैं, मंत्रालय हैं, उनके लिए संसद से पैसा निकालने की मंजूरी लेना। जैसे हर साल बजट में होता है ना। हाँ। कि भाई शिक्षा पर इतना खर्च होगा, रक्षा पर इतना, स्वास्थ्य पर इतना। ये सब एप्रोप्रिएशन के जरिए ही मुमकिन होता है। समझ गया। तो मोटे तौर पर देखें तो सरकार के पैसे, टैक्स, उधार और खर्च से जुड़े लगभग सारे बड़े मामले धन विधेयक के दायरे में आ सकते हैं। एक और बहुत जरूरी पहलू है इसमें। हाँ, और यहीं पर अनुच्छेद 110 की सबसे कह सकते हैं ताकतवर और कभी-कभी विवादित बात सामने आती है। वो क्या है? वो ये कि कोई बिल जिसमें ये सब बातें हैं वो धन विधेयक है या नहीं, इस पर आखिरी फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर का होता है। सिर्फ स्पीकर का? जी हाँ, सिर्फ स्पीकर का। जब स्पीकर अपने साइन के साथ ये सर्टिफाई कर देते हैं कि हाँ ये बिल एक मनी बिल है, तो उनका वो सर्टिफिकेट ही फाइनल माना जाता है। और इसका सीधा असर पड़ता होगा राज्यसभा की भूमिका पर, है ना? सीधा और बहुत गहरा असर। जैसे ही कोई बिल मनी बिल सर्टिफाई हो गया, राज्यसभा की शक्तियां एकदम सीमित हो जाती हैं। कैसे? मतलब क्या नहीं कर सकती राज्यसभा? देखिए, राज्यसभा उस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती, वो उसमें कोई बदलाव मतलब संशोधन भी नहीं कर सकती। तो फिर क्या कर सकती है? वो सिर्फ अपनी सिफारिशें, रिकमेंडेशंस दे सकती है, और वो भी सिर्फ 14 दिनों के अंदर अंदर। अगर 14 दिन में बिल वापस नहीं भेजा तो ये मान लिया जाता है कि दोनों सदनों ने उसे पास कर दिया है। और अगर मान लीजिए राज्यसभा ने कुछ सिफारिशें भेजी भी, तब क्या? तब भी आखिरी फैसला लोकसभा का ही होता है। लोकसभा चाहे तो राज्यसभा की सारी सिफारिशें मान ले, चाहे तो कुछ माने और कुछ ना माने, या फिर चाहे तो एक भी ना माने। मतलब लोकसभा की मर्जी। बिल्कुल, लोकसभा का फैसला ही फाइनल होगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में फाइनेंशियल मामलों में राज्यसभा की भूमिका ज्यादातर एक सलाहकार जैसी रह जाती है। वो वीटो नहीं कर सकती, बदलाव नहीं कर सकती। ये तो आम बिल से बिल्कुल अलग है। वहां तो दोनों सदनों की सहमति चाहिए होती है। जी हाँ, बिल्कुल अलग।
तो यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। भाई ऐसा क्यों तय किया गया संविधान बनाते समय? इसके पीछे क्या लॉजिक था? क्या हमारे स्रोत इसके इतिहास के बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, बिल्कुल बताते हैं। और इसके पीछे एक साफ संवैधानिक और ऐतिहासिक तर्क है जिस पर संविधान सभा में भी काफी बहस हुई थी। अच्छा, जैसे कि हमारे स्रोत बताते हैं, संविधान सभा की डिबेट्स में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस व्यवस्था का बचाव किया था। अम्बेडकर जी ने क्या कहा था उन्होंने? उनका मुख्य तर्क ये था कि देखिए, लोकसभा जो है वो सीधे भारत की जनता चुनती है ना? डायरेक्ट इलेक्शन से। तो इसलिए देश का जो खजाना है यानी जनता का पैसा, उस पर आखिरी कंट्रोल उन्हीं नुमाइंदों का होना चाहिए जो सीधे जनता के प्रति जवाबदेह हैं। ये एक तरह से नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन वाला जो सिद्धांत है, उसी का एक रूप है। मतलब जनता का पैसा तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही तय करें। बिल्कुल। और अगर हम दुनिया की दूसरी संसदीय परंपराओं को देखें तो ये सिस्टम काफी हद तक ब्रिटिश सिस्टम से मिलता जुलता है। ब्रिटेन से कैसे? ब्रिटेन में भी जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जो सीधे चुनावा सदन है, फाइनेंशियल मामलों में उसी की चलती है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो नॉमिनेटेड या वंशानुगत होता है, वो फाइनेंस बिल्स को रोक नहीं सकता या उनमें ज्यादा फेरबदल नहीं कर सकता। अच्छा। तो हमारे संविधान बनाने वालों ने इसी मॉडल को थोड़ा भारतीय कॉन्टेक्स्ट में ढालकर अपना लिया। तो मूल सोच ये हुई कि क्योंकि सरकार जनता का पैसा इस्तेमाल कर रही है या जनता पर टैक्स लगा रही है, तो इसका हिसाब किताब रखने और मंजूरी देने का फाइनल अधिकार सीधे जनता के चुने हुए सदन यानी लोकसभा के पास ही रहे। एकदम सही। राज्यसभा जो राज्यों को रिप्रेजेंट करती है और जिसके सदस्य सीधे नहीं चुने जाते, वो बेशक बहुत जरूरी है। वो बहस कर सकती है, सुझाव दे सकती है, चीजों को गहराई से देख सकती है, लेकिन पैसे के मामले में आखिरी हाँ या ना कहने का हक लोकसभा को दिया गया। ये एक तरह का पावर बैलेंस है। हाँ, जो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को सीधे जनता से जोड़ता है। ये तो हुई सिद्धांत और इतिहास की बात। लेकिन अब आते हैं आज के समय पर। स्रोत बताते हैं कि ये जो नियम है, जो फाइनेंशियल मामलों में लोकसभा को इतनी ताकत देता है, ये हाल के वर्षों में काफी चर्चा और विवादों में रहा है। ऐसा क्यों? इसकी वजह यह है कि कई बार ऐसे इल्जाम लगे हैं कि सरकारें कुछ ऐसे बिल्स को भी मनी बिल के रास्ते से पास करवाने की कोशिश करती हैं जो शायद पूरी तरह से अनुच्छेद 110 की परिभाषा में फिट नहीं बैठते। अच्छा, ऐसा क्यों करेंगी सरकारें? आरोप ये लगता है कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि राज्यसभा की जो जांच परख की शक्ति है और जो उसमें बदलाव करने की ताकत है, उसको बाईपास किया जा सके। क्योंकि अगर बिल मनी बिल नहीं है तो राज्यसभा उसे रोक भी सकती है, बदल भी सकती है। हाँ, समझ गया। तो क्या हमारे स्रोत कुछ उदाहरण देते हैं ऐसे मामलों के? हाँ, कुछ खास उदाहरणों का जिक्र है, जैसे आधार बिल 2016 का मामला। हाँ, आधार वाला तो काफी सुना था। उसे सरकार ने मनी बिल के तौर पर पेश किया और पास भी करवा लिया। इस पर बहुत विवाद हुआ था। जो आलोचक थे उनका कहना था कि आधार तो मुख्य रूप से पहचान और प्राइवेसी का मामला है, सिर्फ सरकारी सब्सिडी या खर्च का नहीं, तो इसे मनी बिल मानना ठीक नहीं था। ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था शायद। जी हाँ, बिल्कुल। इसी तरह स्रोत ट्रिपल तलाक बिल 2019 का भी जिक्र करते हैं। हालांकि उसे मनी बिल की तरह पास नहीं किया गया था आखिर में, लेकिन ऐसी बातें या डर जरूर थे कि कहीं सरकार उसे इस रास्ते से न ले जाए। अच्छा। यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि ये एक आरोप या राजनीतिक बहस का मुद्दा था, कोई फाइनल फैसला नहीं। और स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि 2024 में भी और उससे पहले भी विपक्ष लगातार ये चिंता जताता रहा है कि कई जरूरी कानूनों को, जिनमें फाइनेंशियल पहलू के अलावा और भी बहुत कुछ होता है, गलत तरीके से मनी बिल बताया जा रहा है। उनका तर्क यही होता है कि ये राज्यसभा को साइडलाइन करने और पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी को कमजोर करने का तरीका है। और यहाँ पर एक बहुत ही क्या कहें नाजुक कानूनी और संवैधानिक सवाल खड़ा होता है। एक तरफ तो संविधान कहता है कि स्पीकर का फैसला फाइनल है। हाँ। दूसरी तरफ क्या ये पावर बिल्कुल अनलिमिटेड है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है? जैसा कि स्रोत बताते हैं, कोर्ट ने आधार मामले में, पुट्टास्वामी जजमेंट में भी इसका जिक्र है, और दूसरे मामलों में ये कहा है कि स्पीकर का सर्टिफिकेट आमतौर पर फाइनल होता है और अदालतें इसमें आसानी से दखल नहीं देंगी। लेकिन यहाँ कोई मगर है। हाँ। एक बहुत महत्वपूर्ण लेकिन है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि ये शक्ति मनमानी नहीं हो सकती, आर्बिट्ररी नहीं हो सकती। स्पीकर का फैसला युक्तियुक्त मतलब रीजनेबल होना चाहिए। अच्छा। और अगर कोई वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन पहली नजर में ही साफ तौर पर गलत लगता है,
प्राइमा फेशी इनकरेक्ट या मैनिफेस्टली एरोनियस, तो वो जुडिशियल रिव्यू से पूरी तरह बाहर नहीं है। मतलब कोर्ट्स देख सकती हैं। हाँ, असाधारण परिस्थितियों में कोर्ट्स ये देख सकती हैं कि कहीं स्पीकर ने मनी बिल का लेबल किसी ऐसे बिल पर तो नहीं लगा दिया जो साफ तौर पर उस कैटेगरी में आता ही नहीं है। तो मतलब स्पीकर का फैसला आखिरी तो है, पर एकदम बेलगाम नहीं, एक पतली सी लाइन है यहाँ। बिल्कुल, और यही लाइन उस लगातार चलने वाले तनाव को दिखाती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक तरफ है लेजिस्लेटिव काम को ठीक से चलाने की जरूरत, खासकर जरूरी फाइनेंशियल कानूनों को टाइम पर पास करने की जरूरत। हाँ, वो तो है। दूसरी तरफ है पार्लियामेंट में गहरी जांच और बहस की जरूरत, जिसमें राज्यसभा, जो राज्यों का सदन है, एक अहम रोल निभाता है। मनी बिल वाला रास्ता पहले वाले को आसान बनाता है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल का खतरा दूसरे वाले को कमजोर कर सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को, खासकर ये लोकसभा और राज्यसभा के बीच पावर बैलेंस को और बेहतर समझने के लिए क्या हम कोई प्रैक्टिकल उदाहरण देख सकते हैं, जैसे हाल की किसी बजट का? हाँ, स्रोत में 2024 के बजट का उदाहरण दिया गया है, जिसका साइज लगभग 48 लाख करोड़ रुपए था। ये एक अच्छा उदाहरण है देखने के लिए कि अनुच्छेद 110 असल में काम कैसे करता है। तो प्रोसेस कुछ इस तरह चला होगा, है ना? पहला कदम, वित्त मंत्री ने फाइनेंस बिल लोकसभा में पेश किया होगा। जी हाँ, जिसमें नए टैक्स प्रस्ताव, पुराने टैक्स में बदलाव वगैरह होंगे, और साथ में एप्रोप्रिएशन बिल भी, जिससे सरकार को कंसोलिडेटेड फंड से पैसा खर्च करने की इजाजत मिले। बिल्कुल। फिर दूसरा कदम, लोकसभा स्पीकर ने इन बिलों को जांचा होगा और अनुच्छेद 110 के तहत इन्हें मनी बिल सर्टिफाई किया होगा। सर्टिफिकेट मिलते ही ये तय हो गया कि अब राज्यसभा की पावर लिमिटेड है। जी। फिर तीसरा कदम, इन सर्टिफाइड मनी बिल्स को राज्यसभा भेजा गया होगा। और राज्यसभा के पास थे सिर्फ 14 दिन। हाँ, मैक्सिमम 14 दिन थे उन पर विचार करने और अपनी सिफारिशें अगर कोई हों लोकसभा को भेजने के लिए। राज्यसभा में बहस हुई होगी, सदस्यों ने अपनी राय रखी होगी, शायद कुछ सुझाव भी दिए होंगे। ठीक है, फिर चौथा कदम, 14 दिन पूरे होने पर या उससे पहले अगर राज्यसभा ने लौटा दिया तो बिल वापस लोकसभा आए होंगे। अब ये पूरी तरह लोकसभा पर था कि वो राज्यसभा की सिफारिशों का क्या करती है, माने ना माने या कुछ माने कुछ ना माने। और फिर पांचवा और आखिरी कदम, लोकसभा ने बिल को अपने फाइनल रूप में पास कर दिया। हाँ, और फिर वो राष्ट्रपति की सहमति के लिए गए होंगे और उनकी मंजूरी मिलते ही कानून बन गए। सरकार को टैक्स लगाने और पैसा खर्च करने का अधिकार मिल गया। ये प्रक्रिया तो एकदम साफ दिखाती है कि फाइनेंशियल कानून बनाने में असली ताकत कहाँ है। लोकसभा ही ड्राइवर सीट पर है। बिल्कुल, राज्यसभा एक जरूरी सहयात्री है जो रास्ते पर सलाह दे सकती है, खतरे बता सकती है, लेकिन गाड़ी किधर जाएगी ये आखिर में ड्राइवर यानी लोकसभा ही तय करती है। अनुच्छेद 110 का यही प्रैक्टिकल मतलब है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, निचोड़ निकालें, तो अनुच्छेद 110 भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या तय करता है? क्या है इसका क्रक्स? इसका निचोड़ ये है कि अनुच्छेद 110 भारत की संसदीय व्यवस्था में फाइनेंशियल मामलों में लोकसभा की सुप्रीमेसी, उसकी सर्वोच्चता स्थापित करता है। जैसा स्रोत में भी कहा गया है, फाइनेंशियल पावर का फाइनल कंट्रोल लोकसभा के पास है। और ये उस सिद्धांत पर आधारित है कि जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार उन्हीं को हो जो सीधे जनता ने चुने हैं। बिल्कुल, ये सरकार की जवाबदेही को सीधे जनता से जोड़ता है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य हर 5 साल में सीधे जनता के पास वोट मांगने जाते हैं। सही बात है। और साथ ही ये राज्यसभा की भूमिका को भी साफ करता है। वो फाइनेंशियल मामलों में एक जरूरी सलाहकार है, समीक्षक है, बहस का मंच है, लेकिन वो आखिरी फैसले को बदल नहीं सकती। ये व्यवस्था भारत के संवैधानिक और फाइनेंशियल ढांचे की नींव का एक अहम पत्थर है। ये सिर्फ ये तय नहीं करता कि कानून कैसे बनेंगे, बल्कि ये भी कि सरकार अपने पैसों का इंतजाम कैसे करेगी और किसके प्रति जवाबदेह होगी। जी हाँ। लेकिन जैसा हमने देखा, ये संतुलन काफी नाजुक भी है, खासकर जब ये वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन को लेकर विवाद उठते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और यहीं से हमारी आज की चर्चा का एक जरूरी सवाल निकलता है जिस पर सोचा जाना चाहिए। हम विधायी दक्षता, लेजिस्लेटिव एफिशिएंसी, मतलब जल्दी और असरदार तरीके से कानून बनाने की क्षमता, जिसके लिए मनी बिल का रास्ता आकर्षक हो सकता है। हाँ।
और गहन संसदीय जांच, थॉरो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी, जिसमें राज्यसभा की डिटेल्ड समीक्षा और बैलेंसिंग भूमिका शामिल है, इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं और कैसे बनाए रख सकते हैं? ये वाकई एक बड़ा सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये सोचना जरूरी है कि अनुच्छेद 110 की जो मूल भावना थी, यानी फाइनेंशियल मामलों पर लोकसभा का कंट्रोल और जनता के प्रति जवाबदेही, उसे बनाए रखते हुए इसके वर्गीकरण के गलत इस्तेमाल, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में, उसे कैसे रोका जा सकता है। क्या जो अभी की प्रक्रिया है जिसमें स्पीकर के फैसले को अहमियत दी गई है और जुडिशियल रिव्यू की गुंजाइश सीमित है, वो काफी है, या फिर इस प्रक्रिया में और ज्यादा पारदर्शिता या स्पष्टता लाने की जरूरत है ताकि विवाद कम हो? ये सवाल तो बना रहेगा। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार संवैधानिक और राजनीतिक चर्चा जरूरी है, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र की क्वालिटी और संसद के असरदार होने से जुड़ा है। उम्मीद है इस बातचीत से अनुच्छेद 110 की जो पेचीदगियां हैं और भारतीय शासन में धन विधेयकों की जो महत्वपूर्ण और कभी-कभी विवादित भूमिका है, उसकी एक साफ तस्वीर बनी होगी। जी, ये सिर्फ संविधान की किताब में लिखा एक नियम नहीं है, बल्कि ये हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में शक्ति के संतुलन, सरकार की जवाबदेही और देश के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को शक्ल देने वाला एक जीता जागता डायनामिक प्रावधान है।